वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हम एनएमआर के बेसिक प्रिंसिपल पे, एप्लीकेशन पे एक वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट होगा हमारा, वो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। दूसरी जो बात होगी हमारा शील्डिंग और डिशील्डिंग के बारे में। तीसरी बात होगी हमारी रेफरेंस के बारे में। और आखिरी जो चीज होगी हमारी, वो होगी वर्किंग ऑफ एनएमआर के बारे में, वो बात होने वाली है। तो मेरा जो पहला टॉपिक है, मैं उस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी आपका क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपके पास कोई फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो उस समय आपके जो दोनों एनर्जी लेवल होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, वो इक्वल 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 होते हैं। ये जब क्या है कि आपके पास कोई फील्ड नहीं है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है कि दोनों एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक आपका लोअर एनर्जी लेवल होता है, लोअर एनर्जी लेवल होता है, जो क्या होता है, अलाइन होता है फील्ड के साथ। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका हाइयर एनर्जी लेवल जो होता है, वो क्या होता है, अपोज में होता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। और ये जो इनके बीच का जो गैप होता है वो डेल्टा ई होता है। ये किस में हो रहा है, जब आपने क्या किया है, फील्ड अप्लाई किया है। तो बेसिकली आपका पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि लोअर एनर्जी स्टेट में आपके कितने पार्टिकल हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं, और हायर एनर्जी लेवल में आपके पास कितने न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपके पास दो एनर्जी लेवल बने हैं, हाइयर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल, उन दोनों में कितने कितने आपके पार्टिकल मौजूद हैं, वो आप उससे निकालते हैं। उससे क्या पता चलता है आपको, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या है, कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, आज थोड़ा ठीक चल रहा होगा। अब अगली बात करते हैं। चाहे अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करूं, अगर मैं 1H प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। अगर मेरा जो अप्लाइड फील्ड है, अगर बी नॉट की वैल्यू 1.41 टेस्ला है, तो ये जो प्रोटॉन हो गए वो रेजोनेंस करेगा 60 मेगाहर्ट्ज पे। 60 मेगाहर्ट्ज पे वो क्या करेगा, रेजोनेट करेगा, या रेजोनेंस शो करेगा। और इस समय जो एनर्जी गैप आपका होगा, वो एनर्जी गैप होगा आपका 2.39 इंटू 10⁻⁻5 किलोजूल पर मोल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन के लिए आपका जो अप्लाइड फील्ड है वो 1.41 टेस्ला है, रेजोनेंस तब वो करेगा 60 मेगाहर्ट्ज पे, तो उस केस में जो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप होगा वो इतना होगा। आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी इतनी छोटी है, ये एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और ये जो एनर्जी गैप है कि मॉलिक्यूल के पास रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तो मौजूद होती है कि पॉपुलेशन क्या हो सके, जो आपके न्यूक्लियाई हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से अपर स्टेट में जा सकते हैं और अपर से लोअर में आ सकते हैं। तो मतलब पॉपुलेशन शिफ्टिंग हो सकती है किस पे, इतनी कम एनर्जी लेवल पे। तो ग्राउंड रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि वो क्या कर सके, कि अपना वो चेंज कर सके। ठीक है, लेकिन एक और चीज है। तो ये प्रोटॉन के बारे में। लेकिन जो एनर्जी गैप का जो कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है आपके पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपके स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। और ये इस समय कहता है वो एन अपर अपॉन एन लोअर जो होगा, एन अपर अपॉन एन लोअर। इसका मतलब क्या है कि अपर स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है और लोअर स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है, वो किसके बराबर होती है, ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाई
के टी। और मैं जानता हूं कि मैं डेल्टा ई की जगह पे एच ई, क्योंकि जो डेल्टा ई है वो एच म्यू के बराबर होता है, तो ई की पावर माइनस एच म्यू अपॉन के टी। यहाँ पे जो एच जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, के जो है आपका वो है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो है आपके पास वो कितनी है, वो कितना है, टेम्परेचर है। टी क्या है आपके पास, क्या है, टेम्परेचर है। एच प्लांक कांस्टेंट है, मतलब इस वाली वैल्यू में अपर लेवल में कितने मॉलिक्यूल, कितने न्यूक्लियाई है, लोअर लेवल में कितने न्यूक्लियाई है, उसके लिए फॉर्मूला है ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाई की के टी। डेल्टा ई की जगह में एच म्यू लिख सकता हूँ, के टी एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करता हूँ, अगर इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कौन सा वाली, कि e की पावर माइनस के टी बाई के सॉरी e की पावर माइनस एच म्यू बाई के टी वाली इक्वेशन में अगर मैं t को कितनी रखूं 25 डिग्री सेल्सियस, या आप कहिए 298 केल्विन रखूं, क्योंकि 25 प्लस 273 होगा ना केल्विन में जाने के लिए, तो उस समय एन अपर जो होगा आपका, एन अपर जो होगा वो होगा आपके पास कितना, 1 2 3 4 5 6, और जो एन लोअर जो आपका होगा, एन लोअर जो होगा वो होगा आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो लोअर जो एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। लोअर एनर्जी लेवल में क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। लोअर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। ये कब है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पे आप कंसीडर कर रहे हो। अब एक केस ये हो सकती है, एक और चीज आती है यहीं पे इस पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट में, एक और चीज आती है, वो क्या है कि आपके पास जो एन अपर जो हो जाए, एन अपर जो हो जाए वो एन लोअर हो जाए। मतलब क्या है आपका, कि अपर स्टेट में जितने आपके पास क्या है न्यूक्लियर पॉपुलेशन, अपर स्टेट में जितनी है, लोअर स्टेट में भी अगर उतनी ही पॉपुलेशन हो जाती है, तो इस समय आपके पास नो सिग्नल आते हैं। मतलब नो सिग्नल का मतलब क्या है, इस केस में आपके पास क्या आते हैं, नो सिग्नल आते हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं, सेचुरेशन कहते हैं। इस फिनोमिनन को आप क्या कहते हैं, सेचुरेशन कहते हैं। सेचुरेशन जब पॉपुलर एन लोअर एन नो सिग्नल, और इस फिनोमिनन को आप सेचुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला जो फॉर्मूला था, पहली जो कॉन्सेप्ट था पॉपुलेशन डेंसिटी का, उसको डील करने की कोशिश की है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है आपके पास शील्डिंग एंड डिशील्डिंग। ठीक है जी, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो है मेरे पास क्या, शील्डिंग एंड डिशील्डिंग। अब हम देखते हैं शील्डिंग एंड डिशील्डिंग। देखो जी, एनएमआर की जब आप बात करेंगे तो शील्डिंग एंड डिशील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनएमआर के अंदर आता है। एनएमआर की जब आप बात कर रहे हैं तो शील्डिंग एंड डिशील्डिंग क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे हमको क्या करना है, काम करना है। देखते हैं शील्डिंग और डिशील्डिंग कैसे होती है। बेसिकली आपके अच्छा, एनएमआर के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि एनएमआर में जितने टाइप के पास आपके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, या जितने टाइप के आपके पास न्यूक्लियाई होंगे, अलग अलग न्यूक्लियाई होंगे, उनके उतने सिग्नल आएंगे। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने टाइप के प्रोटॉन्स होंगे वो उतनी वो सब एक फ्रीक्वेंसी, दे आर नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। If you have a different kind of protons, they are going to resonate with the different kind of frequency. That means they have a different chemical shift. तो उनकी क्या होगी, अलग अलग क्या होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, शील्डिंग और डिशील्डिंग को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और
प्रोटॉन्स होंगे। आप जानते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, आपने ये पढ़ा था कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। कल की क्लास में इतनी बात हो चुकी थी। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ओब्वियसली बात है वो क्या होता है, कम होता है। उसका मैग्नीट्यूड, इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है आपके एक्सटर्नल से। इतनी सी बात हो गई। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से आपके पास क्या आ जाता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, अप्लाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, अप्लाई, क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। जबकि अच्छा एक बात, अगर आपके पास मैं एक और चीज कह सकता हूं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास बी आई के। मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इंटू, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, प्रोटॉन उतनी तेज से क्या करेगा, स्पिनिंग करेगा, और जितनी तेज से वो स्पिन करेगा उतनी ज्यादा वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जितना ज्यादा आपके पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, एनर्जी सेपरेशन होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा आपके पास न्यूक्लियस के से बाहर क्या होते हैं, आउटमोस्ट शेल होती हैं या वैलेंस सेल आपके पास होती हैं। और वैलेंस सेल है तो उस वैलेंस सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैलेंस सेल में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन करने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, अच्छा अब एक चीज देखते हैं, इसको एक फिगरी से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। कैसे हो गया, सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे बी आई है, बी आई स्टैंड फॉर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बीई से मैंने इसको कहा है, और ये आपका क्या है, बी नॉट है, ये बी नॉट है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आया। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो जाए, अगर कोई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, ये इनकी सर्कुलेशन की वजह से रिंग करंट या डायमैग्नेटिक सर्कुलेशन आएगा, डायमैग्नेटिक करंट आएगा। इनकी वजह से क्या आएगा, डायमैग्नेटिक करंट आएगा। और ये जो डायमैग्नेटिक करंट है ये क्या करेगा, ये डायमैग्नेटिक करंट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये डायमैग्नेटिक करंट जो है वो आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा। बात समझ में आए, इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस की वजह से आपके पास क्या आया, उन इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस की वजह से आपके पास क्या आया, डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट हुआ। और वो जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट है वो अपोज करेगा आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा तो उस समय पे कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आपके पास जो जिस फ्रीक्वेंसी से प्रोटॉन को रेजोनेट करना चाहिए था वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से अब वो रेजोनेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसको आप सिंपल इनऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट में अगर मैं कहूँ, आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके की बात है, सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या हो जाता है, कम जनरेट होता है। किसकी वजह से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। तो अगर शील्डिंग कहते हैं तो यहाँ पे मैंने एक फिगर से ये समझाने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
तो बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली आपका जो बी नॉट है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है बीच में इन इलेक्ट्रॉनों की आने की वजह से, वो इंड्यूस बी आई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी। देखो डेफिनेशन आपको लिखनी आ जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस के चारों ओर अगर क्या आ जाए, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए, तो आपके पास जो बी नॉट हो जाएगा, बी आई जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बी आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। बी आई अगर आपके पास कम होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग। तो शील्डिंग की वजह से तो मैं एक चीज कह सकता हूं यहाँ पे डायरेक्टली, शील्डिंग की वजह से आपकी जो रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। केमिकल शिफ्ट भी मैं बात करूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब आता है आपके पास डिश शील्डिंग का मतलब क्या है, कि डिश शील्डिंग अगर जब होगा तो डिश शील्डिंग का मतलब क्या है कि वो शील्ड नहीं कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, लेस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी अगर कम है, तो आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और केमिकल शिफ्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट, अच्छा एक एग्जांपल से देखिए, CH3CH2OH हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये CH एथेनॉल है ये। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोटॉन है, एक CH3 है, CH2 वाले हैं, एक CH3 वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये OH क्या करेगा, ये OH ग्रुप क्या करेगा, ये OH ग्रुप इस वाले से इस CH2 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो ये क्या हो गया, डिशील्ड हो गया। और अगर इसी की जगह पे मैंने क्या किया, CH3CH2NH2 कर दिया है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है, तो इस CH2 की जो वैल्यू होगी, ये CH2 अब क्या हो गया, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका शील्डिंग और डिशील्डिंग का। अब मैं इसके बारे में इस टॉपिक पे एक और चीज पे बात कर रहा हूं, वो है मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जब मैं चेक कर लेता हूँ कि इट इज फिल्मिंग और नॉट, ओके इट इज फिल्मिंग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन पे मैं बात करता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं हम। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये है RF जनरेटर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। ये 60 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये दूसरे मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल। उसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इन दोनों मैग्नेटों के बीच में हम क्या करते हैं, सैंपल होल्डर को रखते हैं। सैंपल होल्डर आपकी क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, और ये यहाँ पे आपने सैंपल रखा है। सैंपल आपकी सॉल्यूशन में हो सकता है, सैंपल सॉल्यूशन, अभी मैं आऊंगा उस पर। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, ये कॉइल लगा रखी है, यहाँ पे आपका डिटेक्टर है, और ये आपका रिकॉर्डर है। अभी बता रहा हूँ मैं सब किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके पास ये मैग्नेट है,
ये आपके पास सैंपल है, ये सैंपल है, ये एनएस मैग्नेट है, ये आपके पास डिटेक्टर है, और ये क्या है आपके पास रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर है। अब ये किस तरीके से काम करेगा, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। थोड़ा यहाँ से ये अजीब दिख रहा है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है जी। ये इस तरीके से है, ठीक है जी। अब देखते हैं, सबसे पहले आप आते हैं सैंपल होल्डर। पहली चीज जो है यहाँ पे वो है आपके पास सैंपल होल्डर। सैंपल, सबसे पहले सैंपल की बात करते हैं। सैंपल को हम सॉल्यूशन में लेते हैं, सॉल्यूशन में लेते हैं, और सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। सॉल्वेंट जो होते हैं मेरा वो हो गया CCl4 हो गया और CdCl3 हो गया। इस तरीके के सॉल्वेंट लेते हैं कि जिनके पास दूर दूर तक कोई प्रोटॉन ना हो। इस सॉल्वेंट में क्या करता हूँ मैं, रेफरेंस के लिए TMS को ऐड कर देता हूँ। TMS हो गया आपका टेट्रामीथेन सिलीन है, टेट्रामीथेन सिलीन है। तो ये TMS है, इसका हम रेफरेंस सॉल्वेंट हो गया आपका CCl4 या CdCl3 का यूज करते हैं। रेफरेंस आपके पास और रेफरेंस TMS है, टेट्रामिथाइल सिलीन। इसके स्ट्रक्चर ये है। इस रेफरेंस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अगर आप सैंपल होल्डर की बात करेंगे, सैंपल हो गया, दूसरी चीज है आपके पास सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर आपके पास ग्लास की एक ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, और वो कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है, और उसके साथ RF जनरेटिंग को ये कॉइल लगे हुए हैं। मतलब ये हो गया, इसके चारों ओर से कॉइल लगे हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, सैंपल पे जब रेडियो फ्रिक्वेंसी मैग्नेट के बीच में रखा हुआ होता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली इसको इस तरीके से रखा जाता है कि ये लगातार स्पिनिंग कर सके, सैंपल लगातार स्पिन कर सके। इससे क्या होगा कि सैंपल के हर हिस्से पे यूनिफॉर्म तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पड़ रहा होगा। मतलब ये सैंपल हमेशा रोटेट करते रहता है, जिसकी वजह से सैंपल पे हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ता रहे। नॉन सैंपल में ये अगर अब ऐसा NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो ये क्या करता है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करेंगे, दो एनर्जी लेवल में टूट जाएंगे, और फिर यहाँ से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। RF फ्रिक्वेंसी से आके हायर फ्रिक्वेंसी, अब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, फिर से देखते हैं। आपका मैग्नेट है, मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये सैंपल है। इस सैंपल पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जब पड़ेगा तो वो क्या करेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एनर्जी सेपरेशन आ जाएगा। दो एनर्जी लेवल आ जाएंगे, +½ और -½ या अपर स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में टूट जाएगा वो। ठीक है जी, इतनी सी बात। और जब वो रेजोनेंस करता है किसके साथ, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से स्पिन चेंज हो जाती है, जो +½ है वो -½ और उस समय वो स्टेबिलिटी के लिए जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर दी उससे क्या करती है, रिलीज करता है। तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और वो रिकॉर्डर के पास भेजता है। रिकॉर्डर इस जानकारी को इकट्ठा करता है। इस तरीके से मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन को बताया। कल वाली जो क्लास होगी वो केमिकल शिफ्ट पे होगी, और केमिकल शिफ्ट किस तरीके से चेंज होती है NMR में, उसके बारे में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।